चलो तो इंट्रा यूट्राइन जो डिवाइस है बेटा, ठीक है, ये डॉक्टर्स के द्वारा यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है, प्लेस्ड किया जाता है यूट्रस में। और जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉपर टी है, एक एग्जांपल है, कॉपर टी है। तो कॉपर टी का जो भी एलिमेंट है, जैसे कॉपर है, ये टी के शेप में दिख रहा है, टी जैसा शेप दिख रहा है ना, ये टी जैसा दिखता है और ये कॉपर आयन रहता है, ये कॉपर होता है, ठीक है। तो ये एक डिवाइस है जिसको यूट्रस के अंदर प्लेस किया जाता है। और ये जो कॉपर आयन होता है ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है, ठीक है। तो कुल मिला करके ये क्यों है मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस इसलिए है कि अगर स्पर्म को हम बैरियर मेथड के थ्रू नहीं रोक रहे हैं, है ना, और ये स्पर्म अगर यहाँ पर आ भी जाता है तो क्या होगा बेटा, ये कॉपर आयन के कारण या जो भी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होगा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस तीन टाइप के होते हैं, तो है ना, मेनली मेजर टाइप के तीन होते हैं। तो वो जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है, ठीक है, वो जो भी होगा यहाँ पर, जो भी टाइप का यहाँ पर होगा, वो क्या करेगा, मेनली स्पर्म के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेगा और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम करेगा, ठीक है। स्पर्म मूवमेंट कम करेगा या स्पर्म को किल करेगा या उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम करेगा। तो कुल मिलाकर के एग यहाँ पर है, ठीक है, तो मूवमेंट कम करेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक स्पर्म जो रहता है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, पहुंच भी गया तो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, तो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा या फिर इसको यहीं किल कर दिया जाएगा, मतलब इससे स्पर्म की डेथ हो जाएगी, तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा कुल मिलाकर। समझ आ रहा बात आप लोगों को कि नहीं समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं बेटा इसमें क्या क्या टाइप के होते हैं। तो इसमें तीन टाइप के होंगे, नॉन मेडिकेटेड आईओडीज, जिसका एग्जांपल लिप्स लूप होता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये इट इंक्रीजेस phagocytic activity of स्पर्म। तो स्पर्म के लिए फेगोसाइटिक एक्टिविटी बढ़ा दिया जाता है जिससे कि स्पर्म खत्म हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, एग तक के स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक। देन दूसरा, कॉपर रिलीजिंग आईओडीज, एग्जाम्पल कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल आप लोगों को याद रखना है बेटा, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। तो अब ये मैंने बताया आप लोगों को, कॉपर क्या करेगा, कॉपर क्या करेगा, स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को क्या करेगा, कॉपर जो आयन होता है, कॉपर आयन सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी एंड fertilizing capacity of sperm along with phagocytosis of sperm। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, नीट में ये डायरेक्टली आया था कि फेगोसाइटोसिस तो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन कॉपर आयन का क्या रोल होता है, तो ये डायरेक्टली ध्यान रखनी है, स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करेगा, ठीक है, खत्म कर देगा। और उसका एग्जांपल कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। अगर आप देखोगे प्रीवियस 10 इयर्स के नीट के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको इनमें से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा हर साल। एक आध साल अगर छोड़ दें
तो लगभग हर साल आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। देन तीसरा, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज का एग्जांपल है प्रोजेस्टासर्ट, एंड LNG-20। ठीक है, LNG का फुल फॉर्म लिवोर नॉर्जेस्ट्रॉल। ठीक है, लिवो नॉर्जेस्ट्रॉल लिख लेना आप लोग, लिवो नॉर्जेस्ट्रॉल, है ना। ये एक प्रकार का बेटा सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। ठीक है, एक प्रकार के सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, लिवो नॉर्जेस्ट्रॉल। ठीक है, ये 20 मिलीग्राम का होता है, इसीलिए लिवो मतलब मेडिसिन रिलीज करेगा लिवो नॉर्जेस्ट्रॉल। तो ध्यान रखेंगे प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आ चुके हैं। LNG-20, प्रोजेस्टासर्ट, लिप्सलोब, ये सब डायरेक्टली आते हैं बेटा। तो मान के चलो कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस से क्वेश्चन आने के चांसेस वेरी वेरी हाई होते हैं, नीट में वेरी वेरी हाई होते हैं बेटा इसके चांसेस। ठीक है, अब ये क्या करता है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडी क्या करता है, चलो बताओ, अंदाजा लगाओ कि हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज को अगर हम यूट्रस के अंदर डालते हैं तो ये क्या करेगा, क्या चेंजेस लाएगा, बताओ। अंदाजा लगाओ बेटा, अपने से बुक बुक मत देखो। चलो बताओ भाई खुशी, हार्मोन रिलीजिंग का क्या काम होगा। हार्मोन है, मैंने बताया कि प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20 जो रहता है ये एक प्रकार का सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या असर होगा यूट्रस में। बोलो। फिर यूट्रस की वॉल डेवलप होगी। उससे क्या होगा, फिर ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। उससे क्या होगा, वो तो और अच्छा हो जाएगा, वो तो और अच्छा हो जाएगा। हम्म, देखो ये प्रोजेस्टेरॉन का क्या करेगा, ये एंडोमेट्रियम की वॉल को थिक कर देगा, अनवांटेड, है ना, उसमें म्यूकस सिक्रेशन बढ़ा देगा, अनवांटेड थिक कर देगा। तो थिक कर देगा तो क्या हो जाएगा, स्पर्म का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, पहला। दूसरा, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो बेटा इतने थिक म्यूकस वाली जगह पर इम्प्लांटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो रहता है वो मेन काम क्या होता है, मेन काम क्या होता है, मेक यूट्रस अनसुटेबल। दिख रहा है आप लोगों को, ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है ना, यस सर, दिख रहा है। इम्प्लांटेशन दिख रहा है सबको, Yes, sir. unsuitable for implantation, unsuitable for implantation, makes uterus unsuitable for implantation, and cervix hostile, cervix hostile to sperm। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। सर आपने अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन के बाद क्या लिखा है? कहाँ बेटा, अच्छा, एंड Cervix सर्विक्स जो लिखे। हॉस्टाइल, एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। ओके सर। हॉस्टाइल मतलब डेंजरस। या फिर, है ना, अनसुटेबल,
जो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या ये? अभी दिखा? यस ठीक है, सर। है ना? तो देखो बेटा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको एक एक लाइन जो मैं बताया हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन, एंड उसका ऑप्शंस वर्ड टू वर्ड आते हैं एग्जाम में। सीधा पूछेगा आईयूडीज जो रहता है वो क्या होते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ यूज होते हैं। तो सीधा आईयूडीज का मतलब ही क्या है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, मतलब एक ऐसा डिवाइस जो सीधा यूट्रस के अंदर प्लेस किया जाता है। ठीक है, ये डॉक्टर्स इंसर्ट करते हैं, है ना, खुद से, बाकी मेथड्स के जैसे नॉर्मल पब्लिक अपने यूज नहीं कर सकती। ठीक, दूसरा, कितने टाइप के होते हैं, तो नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल डायरेक्ट पूछेगा, नॉन मेडिकेटेड आईओडी इसका एग्जांपल क्या है, तो लिप्स लूप। फिर पूछेगा कि इसका काम क्या है, तो ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी बढ़ा देता है स्पर्म के लिए, ताकि स्पर्म फैगोसाइटोसिस हो जाए स्पर्म का। फैगोसाइटोसिस का मतलब समझते हो, स्पर्म को ईट कर लिया जाएगा, इस एनवायरनमेंट में स्पर्म को किल कर दिया जाएगा। ठीक है, फैगोसाइटोसिस कर दिया जाएगा, उसको खा लिया जाएगा। देन कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, तो कॉपर रिलीजिंग नाम से समझ आ रहा है, कॉपर रिलीज किया जाता है। ये इसका एग्जांपल, ये तीनों बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एग्जाम में आते हैं। फिर पूछता है कॉपर जो होता है, मैंने आपको यहाँ पर बताया, जैसे ये कॉपर का वायर होता है, ठीक है, कॉपर वायर को यहाँ छोड़ दिया जाता है। तो ये जो कॉपर आयन होता है, ठीक है, +2, कॉपर आयन का क्या काम होता है, ये डायरेक्टली आता है एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पूरा आउट करके। ये क्या करेगा, सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। साथ में फैगोसाइटोसिस तो कर ही रहा है, वो तो ये भी कर रहा है ना। देन हार्मोन रिलीजिंग क्या करता है, ये सर्विक्स और यूट्रस दोनों का जो इंटरनल मेम्ब्रेन होता है, जैसे एंडोमेट्रियम है, ठीक है, एंडोमेट्रियम है यूट्रस का, और ये जो आपका इंटरनल लाइनिंग है सर्विक्स का, इसको अनसुटेबल बना देता है, किसके लिए, स्पर्म के लिए। समझ आ रहा बात, स्पर्म के लिए अनसुटेबल बना देता है, और साथ ही अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया किसी भी कारण से, तो इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें, ये सारी चीजों से, इसका एग्जाम्पल भी ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजों से हम क्या कर रहे हैं, क्या रोक रहे हैं, क्या चीज प्रिवेंट कर रहे हैं। आपसे अगर एक क्वेश्चन आया कि इन तीनों में से कौन से मेथड से हम स्पर्म की एंट्री को नहीं रोकते हैं, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म की एंट्री को या गैमेट्स की एंट्री को हम नहीं प्रिवेंट करते हैं, ट्रांसफर को हम नहीं प्रिवेंट करते हैं, कौन सा मेथड है, सर इंट्रायूट्राइन IUD। डिवाइस। इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो लेट कैसे आ रहे हो आयुषी, सो गई थी क्या? Yes, sir. हम्म, चलिए हटा दूं बेटा मैं, ये क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, इसका क्या Yes, मतलब Yes, हुआ sir. Yes, Yes, sir. इसमें कोई बैरियर वैरियर का, एक बार इम्प्लांट कर दिए तो फिर बैरियर वैरियर का यूज करने की जरूरत नहीं है। नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इनका हमको यूज करने की जरूरत नहीं है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो सब हमको यूज करने की जरूरत नहीं है। एक बार ये डाल दिए, उसके बाद जो रहता है स्पर्म अगर चला भी गया फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और आपको बता दूं इंडिया में, या फिर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड जो होता है वो यही होता है, एग्जाम में ये भी आता है कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड जो रहता है फॉर लॉन्ग टर्म, और फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना, अगर लंबे समय के लिए अगर बेबी नहीं चाहिए, फैमिली प्लानिंग की बात कर रहा हूं मैं, लंबे समय के लिए बेबी नहीं चाहिए, तो फिर इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस यूज किया जाता है। ठीक है, ये सेफ भी होता है और लॉन्ग टर्म यूज किया जाता है, कम से कम 5 साल या 10 साल तक भी इसको यूज करते हैं। जनरली 4 से 5 साल तक इसको इम्प्लांट करा के रखते हैं फीमेल्स, मतलब ये पड़ा रहता है यूट्रस में, समझ आ रहा है, 4 से 5 साल तक, उसके बाद उसको निकलवा सकते हैं। चलो तो मैं हटा रहा हूं इसको, तो ध्यान रखेंगे। सर एक डाउट है।
बोलो, पूछो। सर वो कॉपर जो है वो स्पर्म की मोटिलिटी को और उसको सर फेगोसाइटोसिस कैसे कर सकते हैं? बेटा ये लोग क्या करते हैं, उस एरिया में बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स में चेंजेस लाते हैं। ठीक है, ये सब केमिकल चेंजेस होता है, आयंस आयंस है ये, या कोई भी केमिकल है, वो लोग बेटा मतलब बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स पहले देखा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी को सपना नहीं आया था कि कॉपर से ही ऐसा होता होगा, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें ट्राई किए होंगे, या एक पर्टिकुलर आयन की एक्टिविटी पता होगी कि इससे ये चीज होता है, देन उसके बाद उसको ट्राई करके देखे होंगे। तो बॉडी का रेस्पॉन्स होता है हर एक चीज के लिए। जैसे भाई कुछ भी हम इम्प्लांट कर दिए स्किन के अंदर या बॉडी के अंदर, तो बॉडी उसके प्रति कैसा रिस्पॉन्स दिखाता है, समझ आ रहा है, उसके हिसाब से फिर उसका एक्शन देखा जाता है। तो जब देखा गया कि कॉपर आयन जो है वो इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन को, जो इंटरनल जो बोल सकते हैं बेटा एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है ना, उसमें क्या हो रहा है, उसके कारण एक एडवर्स रिएक्शन हो रहा है, जिसके कारण थिकनेस बढ़ रही है म्यूकोसा की। ठीक है, वो कौन सा एंडोमेट्रियम क्या होता है बेटा, ग्लैंडुलार होता है, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं उसमें। तो वो म्यूकोसा की मेम्ब्रेन जो रहती है थिक हो रही है, जिसके कारण थिकनेस बढ़ने के कारण इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये एक्चुअल में पता ऐसे ही चलता है कि चीजों को करके देखना रहता है, समझ आ रहा है बात। तो बहुत सारे अलग अलग चीजों को डालते हैं, देखते हैं कि किससे क्या इफेक्ट होता है ना। तो उससे बेटा बॉडी का रिएक्शन होता है अलग अलग चीजों का, अलग अलग आयन का, जिंक का क्या रोल है हमारी बॉडी में, मैग्नीशियम का क्या रोल है, आयरन का क्या रोल है। ठीक है, स्किन के अंदर आयरन अगर रहेगा तो उससे क्या एडवर्स रिएक्शन होगा उसका। तो ऐसा देखा जाता है, उसके हिसाब से बेटा ये स्टडी के हिसाब से होता है। ठीक है, किसी यस को सर। डाउट कुछ? क्योंकि देखो हार्मोन का क्या रोल है ये तो आप जान गए, लेकिन हार्मोन कैसे ये काम करता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक कैसे कर रहा है, ये तो मैंने आपको काफी कुछ बताया है। ये तो इंटरनल बॉडी में चल रहा है, तो भाई हमारी बॉडी में हर एक चीज का कोई ना कोई इफेक्ट होता ही है। ठीक है, हर चीज का कोई ना कोई इफेक्ट होता है, हमारी बॉडी उसको रिएक्ट करती ही है किसी न हर चीज के लिए। ठीक है, तो भाई जैसे आप कुछ खाना भी खाते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम खाना भी खाते हैं, तो उसका भी एक रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में, रिएक्शन इन द सेंस उसका भी एक बोल सकते हैं कुछ ना कुछ, जो भी हम खाते हैं उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी कुछ ना कुछ रिएक्ट करती है। रिएक्शन का मतलब रिएक्ट करती है। ठीक है, पानी भी पीते हैं तो भैया हमारी बॉडी का कुछ ना कुछ क्या होता है, रिएक्ट करती है हमारी बॉडी। तो ये सब स्टडीज होती हैं जिससे हमको मालूम चलता है कि इससे ऐसा हो रहा है, उससे वैसा हो रहा है, तो चलो अब ये यूज करके देखते हैं। अच्छा उससे ऐसा होता है तो वो यूज करके देखते हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को इतना सारा मेथड बताया, ठीक है, फिर उसी में एक और मेथड है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है कि मेनली जो टैबलेट हम खाते हैं मुंह के द्वारा, मतलब और ऑब्वियसली ओरली जो भी टैबलेट हम लेते हैं उसके द्वारा कॉन्ट्रासेप्शन किया जाता है, मतलब बर्थ कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, मतलब बेबी का बर्थ ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, गैमेट ट्रांसफर ना हो, यही सब हमको देखना रहता है कि कौन कौन सी चीजों से क्या क्या होता है। ठीक है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एक मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि कुछ टैबलेट्स आती हैं, हार्मोनल टैबलेट्स। वो हार्मोनल टैबलेट्स क्या करते हैं, बॉडी के हार्मोन्स को अल्टर कर देते हैं, बॉडी के हार्मोन्स के लेवल को चेंज कर देते हैं, जिससे कि आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में गैमेट्स बनता है हार्मोन के एक्शन के कारण। हमारी बॉडी में इवन फर्टिलाइजेशन के बाद, इम्प्लांटेशन के बाद जो एंडोमेट्रियम की, मतलब इम्प्लांटेशन या फर्टिलाइजेशन से पहले, ठीक है, एंडोमेट्रियम की वॉल थिक हो रही है, फिर इम्प्लांटेशन के बाद एंडोमेट्रियम की वॉल थिक हो रही है ताकि एम्ब्रियो ग्रो कर सके। ये सब हार्मोनल होता है, विदाउट हार्मोन प्रेगनेंसी तो पॉसिबल ही नहीं है। गैमेट के फॉर्मेशन से लेके बच्चे के पैदा होने तक सब हार्मोन का ही रोल होता है। ठीक है, क्लियर है इतना, यहाँ तक मालूम है नहीं सबको कि नहीं मालूम? यस सर। यस सर। यस सर। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करता है
ये हॉर्मोन्स के लेवल को अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है। तो दो टाइप के, देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी बोलते हैं हम लोग। पिल्स का मतलब समझते हो क्या होता है? आप लोग सुने हो? कैप्सूल। कैप्सूल नहीं पता, कैप्सूल मतलब तो कैप्सूल होता है। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो क्या एडिबल बोल? टैबलेट्स। एडिबल टैबलेट्स, देखो एक होता है बेटा कैप्सूल ऐसा, जो आप लोगों ने देखा होगा। एक होता है ऐसा एक टैबलेट या बड़ा सा, देखे हो ना, है ना? ये कैप्सूल रहता है जो पूरा ऐसे कवर्ड रहता है, वो कैप्सूल है। ठीक, एक ऐसा टैबलेट होता है, और एक ऐसा बड़ा सा टैबलेट होता है एकदम गंदा सा, जो आप लोग बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते, और एकदम छोटा सा पतला सा टैबलेट होता है। जैसे आप लोग स्लीपिंग पिल्स, आप लोग कभी स्लीपिंग टैबलेट्स नहीं सुने होंगे, स्लीपिंग पिल्स सुने होंगे। सही बोल रहा हूं? यस सर। है यस ना? सर। आप लोग किसी को बोलते सुने मैंने स्लीपिंग टैबलेट खाया है? नहीं, वो स्लीपिंग पिल्स बोलते हैं। कारण क्या होता है? बहुत छोटा साइज का होता है। तो पिल्स का मतलब स्मॉल टैबलेट, ये बड़ा टैबलेट, ये टैबलेट है, ये भी टैबलेट, ये कैप्सूल। तो ये कैप्सूल फॉर्म में रहते तो कैप्सूल बोल देते हैं, टैबलेट फॉर्म ये टैबलेट, ठीक है नॉर्मल साइज का, और एकदम छोटा सा पतला सा रहेगा, दैट इज स्मॉल टैबलेट को हम पिल्स बोलते हैं, इसीलिए उसको पिल्स बोला जाता है, और कोई रीजन नहीं। ठीक, चल। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। क्या क्या बेटा? एक सिंगल पिल या मिनी पिल, और एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सिंगल पिल में जो रहता है मेनली प्रोजेस्टेरॉन रहता है, प्रोजेस्टेरॉन, और कॉम्बिनेशन में आपको एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन रहता है। ठीक है, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन रहता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, और पिल्स जो रहता है वो दो टाइप का होता है, एक डेली पिल्स और इमरजेंसी पिल्स। ठीक है, अब जो डेली पिल्स होता है इसको रेगुलर लिया जाता है ना। इमरजेंसी पिल्स जो रहता है वन टाइम दिया जाता है इसको। ठीक है, मैं बताऊंगा कि क्या होता है डेली पिल्स और इमरजेंसी पिल्स, दोनों में अंतर। यहाँ तक समझ आ रहा है कि कोई दिक्कत है? नो सर। चलो, अब सबसे पहली बात ये देखते हैं कि यार ये हार्मोन का काम क्या होता है। देखो बेटा, कुल मिला के मैं आपको अगर बताऊं कि मेनली ये जो पिल्स होते हैं इसका काम क्या है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे। ये एग के फॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है ना? एक ही लाइन में याद रखिएगा, इट रेस्ट्रिक्ट्स एग फॉर्मेशन एंड ओव्यूलेशन। समझ आया? पहले ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना जरूरी है कि भैया जो भी मेथड्स होते हैं बर्थ कंट्रोल के, उनका मेन काम क्या होता है। ठीक है, यही नहीं पता होगा और ये सब दुनियादारी पता रहेगा तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका मेन काम क्या है? ये एग फॉर्मेशन और ओव्यूलेशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, चलो। तो अब देखते हैं बेटा, मैंने इसमें दो कैटेगरी बताया, एक सिंगल पिल होता है, मतलब है कि एक ही टाइप का हार्मोन होगा उसमें, ठीक है, सिंथेटिक हार्मोन होता है, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स होते हैं, सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद मैंने आपको टैबलेट को लेने के तरीके बताए। एक डेली डोज में होता है, डेली डोज रेगुलर, है ना, जो रेगुलर लेना रहता है, रेगुलर टेकिंग पिल्स एंड वन टाइम टेकिंग पिल्स। ठीक है, रेगुलर taking pills and one time taking pills। चलिए, अब देखते हैं कि ये जो हार्मोन्स होते हैं या जो भी सिंथेटिक हार्मोन्स है जो हम टेबलेट के फॉर्म में खाते हैं, इनका काम क्या होता है। तो अब मुझे बताओ कि एस्ट्रोजन जो है वो मिड ऑफ द साइकिल से पहले बनता है या मिड ऑफ द साइकिल के बाद तेजी से बढ़ता है? हर कीर्तन बताएगी, बता बेटा। मिड ऑफ द साइकिल सर से पहले। पहले, और प्रोजेस्टेरॉन
उसके बाद उसके बाद। तो फिर मुझे एक चीज बताओ, है ना भाई, कि अगर एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन ना हो बॉडी में तो क्या होगा? एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में ना हो तो क्या होगा, उसका असर क्या होगा? बताओ भाई क्षितिज। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन अगर बॉडी में क्वांटिटी एकदम कम हो गया तो उससे क्या होगा? विवेक। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। सर आ रही है। हाँ बताओ भाई पलक। सर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या होगा बेटा उससे? जैसे मान के चलो रिलीज ही नहीं हो रहा है बॉडी में, ठीक है, बहुत कम है क्वांटिटी, तो क्या होगा उससे? उसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा? सर यूट्रस की लाइनिंग थिक नहीं होगी जिसके वजह से इम्प्लांटेशन नहीं होगा। और बेटा इम्प्लांटेशन तो तब होगा ना जब फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन तब होगा ना जब एग होगा। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, अगर आप लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है, ठीक है, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन अगर क्वांटिटी कम है तो बेटा एग का मैच्योरेशन भी कहाँ होने वाला है? ठीक है, ओवुलेशन, सॉरी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी कम है तो डायरेक्टली क्या होगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो रहती है वो थिक नहीं होगी, इम्प्लांटेशन नहीं होगा। लेकिन अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी अचानक से बढ़ गई तो क्या होगा? हम महीने भर बढ़ा के रखें तो पहले हम लोगों ने देखा, आपने बताया कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक नहीं होगी जिससे इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी मैं एकदम हाई कर दिया बॉडी में, मतलब बढ़ी हुई है शुरू से, डे फर्स्ट से, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप बताओ कोई भी। सिमरप्रीत। देखो बेटा दो चीजें हैं, मैंने आपको दो चीजें समझाई, ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे ये 14th डे है या 28th डे है या 0 डे, ठीक है, ये जो लेवल है ये एस्ट्रोजन का है, ये लेवल जो रहता है वो प्रोजेस्टेरॉन का है, ठीक है। इनका लेवल गिर रहा है और इनका लेवल बढ़ रहा है, उससे क्या क्या हो रहा है मैंने आपको बताया है पहले। ये एस्ट्रोजन का लेवल है, ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है, ठीक है। अब अगर ये दोनों एकदम, ऐसे तो नहीं है कि शुरू के महीने में ही ये बढ़ा हुआ है या प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा हुआ है, सब अपने अपने टाइम पे बढ़ता है, ठीक है। अगर मैं इसको कम कर दूं, उसको अगर मैं कंटिन्यूअसली कम रखूं, ऐसा, ये एस्ट्रोजन हो गया, ये प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ठीक है, इतना होना चाहिए, इतना पीक पे जाना चाहिए, इतना कम है, ठीक है ना। तो आपने बताया एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो रहती है थिक नहीं हो पाएगी, इम्प्लांटेशन के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं रेड पेन से बना रहा हूं, अगर महीने भर इसकी क्वांटिटी जो रहती है वो बढ़ी हुई है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ी हुई है अच्छी खासी, ठीक है, अच्छी खासी बढ़ी हुई है, ये एस्ट्रोजन का है और ये प्रोजेस्टेरॉन का, ये भी बढ़ा हुआ है, समझ रहे हो बात को आप? तब क्या होगा? सिमरप्रीत, भावना, खुशी, सोचो। सर थिक लाइनिंग बनेगी। सर यस सर, लाइनिंग ज्यादा ही ठीक हो जाएगी। लाइनिंग ज्यादा ठीक होगी, उससे क्या होगा? सर कम पहुंचने चाहिए। और इम्प्लांटेशन नहीं होगा। सर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है। और सर हो सकता है ओव्यूलेशन मीट डे के पहले ही हो जाए। क्यों बेटा? एस्ट्रोजन इसलिए। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का ओवुलेशन से क्या लेना देना बेटा? ओवुलेशन जो रहता है वो तो एफएसएच और एलएच की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा हुआ है,
तो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है? देखो सोचोगे नहीं तो आगे भी नहीं बनेगा, सिर्फ रटने से नहीं चलेगा, इसको सोचना है। आपको एक्चुअल में पहले क्लास के हिसाब से इसको रिलेट करना है, ठीक है? पहले क्लास से इसको रिलेट करना है। देखो मैंने आपको एक चीज बताया था कि अब मुझे एक चीज बताओ कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, तो मेंस्ट्रुएशन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। नो सर हाँ नहीं सर। होता। क्यों? क्यों नहीं होता? सर प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन कहाँ से आ गया बेटा? अभी वो लास्ट लास्ट में आएगा। तो बताओ। प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स ज्यादा है हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन के लेवल ज्यादा है, उससे क्या होगा? बोलो बोलो। यूट्रस की लाइनिंग डेवलप ही रहेगी, ब्रोक नहीं होगी। गुड। उससे यूट्रस की लाइनिंग डेवलप ही रहेगी। भाई मेंस्ट्रुएशन का मेन रीजन क्या होता है? यूट्रस को थिक करने का कोई रीजन नहीं है, तो यूट्रस सीधा ब्रेक होना चालू होता है। एंडोमेट्रियम, यूट्रस का एंडोमेट्रियम ब्रेक होना चालू होता है। लेकिन अगर उसको हम थिक ही रखेंगे और प्रोजेस्टेरॉन के कारण और थिक करते जाएंगे तो भैया एंडोमेट्रियम टूटेगी ही नहीं, तो मेंस्ट्रुएशन कहाँ से होगा? पहला, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है तो एग डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता है? तो दिमाग पे जोर दो, पिछले क्लासेस से रिलेट करो इसको। जोड़ोगे ही नहीं तो कैसे होगा? बताओ भाई आयुषी। जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया तो ओवरी में एग का डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? अरे सन्नाटा छा गया है। बताओ भाई खुशी, क्षितिज। सर नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई क्षितिज? इन्होंने बोला नहीं होगा, बट क्यों नहीं होगा? ये भी बताया था मैं आप लोगों को, हार्मोनल रिलेशनशिप। क्यों नहीं होगा? जल्दी बताओ। पहले से फर्टिलाइजेशन हो चुका है ना। हाँ तो ठीक है ना, तो क्यों नहीं होगा? मतलब क्या है, रीजन क्या है? फर्टिलाइजेशन हो गया वो एक सेकेंडरी चीज है, वो अपनी जगह पर है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है वो एक अपनी जगह पर है, बट ओवुलेशन एग डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा? देखो ध्यान रखना, जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब हाई रहता है, ठीक है, तो बेटा जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रहता है वो उसका लेवल कम हो जाता है। समझ आ रहा है? एफएसएच का लेवल कम हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही बढ़ता है वो एफएसएच को सप्रेस कर देता है ताकि फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एग ना हो सके। क्यों? क्योंकि भैया अब जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया है तो ये जो 9 मंथ के पीरियड है इसमें एग को डेवलप करने का मतलब ही क्या है? बिना मतलब के थोड़ी ना एग डेवलपमेंट होगा। तो जो उसका रीजन है एग डेवलप करने का, मतलब ओवरी में जो एग डेवलप होता है कौन करता है? मेनली एफएसएच जो रहता है वो स्टार्ट करता है, एलएच भी साथ देता है। तो एफएसएच और एलएच की क्वांटिटी जो रहती है वो जब भी प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी हाई रहेगी बॉडी में, इवन ब्लड में ही रहता है बेटा। प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी कहाँ ज्यादा रहेगी? कोई एंडोमेट्रियम में नहीं रहेगी, वो ब्लड में ही रहेगी। ब्लड के थ्रू एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस में जाएगा। तो जब भी प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, एक लेवल रीच करेगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, तो एफएसएच और एलएच की क्वांटिटी कम हो जाएगी, जिसके कारण एग का डेवलपमेंट और ओवुलेशन भी नहीं होगा। समझ आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। क्या बोला मैंने? यस सर। आपसे ये नॉर्मल में ओवुलेशन वाला ये पूछा हूं मैं आपसे, ठीक है? ये एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरॉन है? जब एस्ट्रोजन की क्वांटिटी प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी बहुत कम है तो क्या होगा? एंडोमेट्रियम की थिकनेस कम हो जाएगी, ठीक है? भले ही उधर एग का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अचानक से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी कम हो गई तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी कम रहेगी। लेकिन अगर मैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी को बढ़ा दूं और उसको बढ़ा हुआ ही रहने दूं बॉडी में, तो क्या होगा? बढ़ा के बढ़ा हुआ ही रहने दूंगा तो क्या होगा? एफएसएच एलएच सप्रेस हो जाएगा और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक ही रहेगी या थिक होते जाएगी।
एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का मेन काम होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिक रखना, बस बात खत्म। अगर ये ज्यादा है तो FSH कम हो जाएगा। ठीक, समझ आया बात? ठीक है, तो अब देखो बेटा, ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं इसमें मैंने बताया ये प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, तो अब आप खुद ही सोचो कि अगर कोई ऐसी फीमेल है जो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा रही है डेली, मान के चलो, तो डेली क्या होगा, धीरे धीरे उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज रहेगा। इंक्रीज रहेगा तो क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा बताओ? एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की प्रोजेस्टेरोन लाइनिंग थिकन हो जाएगी। वो तो थिक हो जाएगी, और उसका दूसरा पहलू क्या होगा? सर वो LH और FSH की अमाउंट कम समझो, कर देगी। उससे क्या होगा, ओवुलेशन नहीं होगा। समझ आ रहा है बात? ठीक है, तो ये जो Yes, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, मैंने आपको बताया ना बेटा, ये क्या लिखा हूं मैं, इसीलिए इट रेस्ट्रिक्ट्स एग फॉर्मेशन एंड ओवुलेशन। समझ आ रहा है क्यों रेस्ट्रिक्ट करेगा ये एग फॉर्मेशन को और ओवुलेशन को कैसे करेगा? समझ आ रहा है बात कि नहीं समझ आ रहा है? ठीक यस है, सर। ये Yes, क्वांटिटी sir. बढ़ी हुई, ब्लड में इसकी क्वांटिटी, हॉर्मोन्स की क्वांटिटी, या तो प्रोजेस्टेरोन या तो कॉम्बिनेशन बढ़ी हुई रहेगी, तो क्या होगा, वो कैसे होगा, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो ये कुछ नहीं करेगा, बट इनडायरेक्टली FSH को वो सप्रेस कर देगा, जिससे कि एग फॉर्मेशन और ओवुलेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और कॉन्ट्रासेप्शन मतलब बर्थ कंट्रोल हो जाएगा बेटा। फिर उसके बाद अगर स्पर्म की एंट्री हो भी गई, स्पर्म की एंट्री अगर हो भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि एग तो है ही नहीं वहां पर, एग तो है ही नहीं वहां पर। कहाँ पर, फीमेल जेनिटल Sir, ट्रैक्ट में। ampulla में. हाँ, एम्पुला में तो एग है ही नहीं बेटा, तो स्पर्म चला भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है इतना, समझ आ रहा बात? Yes, sir. यस सर। प्राची अभी आई थी बेटा, आप लोग ना व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, ठीक है? बहुत देर हो गया था, शायद मैं उसको एंटर नहीं कर पाया, समझाते समझाते। मैसेज कर देना कि आप एंटर करो, है ना, सर देख रहे हैं अभी करके, जो भी है कोई भी एक मैसेज कर दो। चलो, क्लियर हो रहा है? ये हटा दूं, ये सब हटा दूं, फिर मैं और समझाता हूँ डेली पिल्स क्या क्या होते हैं, इमरजेंसी पिल्स क्या क्या होते हैं। देखो, इसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्मोनल रिलेशनशिप से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मैसेज कर दो, कोई भी एक, कोई भी कर दो। चलो बेटा, अब डेली पिल्स क्या होता है, दो टाइप का डेली पिल्स होता है। एक रेगुलर टेकिंग होता है, ठीक है, जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट होता है ना, ब्लीडिंग स्टार्ट होता है उसी के साथ ये लोग क्या करते हैं बेटा, हार्मोनल पिल्स चालू कर देते हैं। तो है ना, दो टाइप का होता है, एक डेली लेते हैं, है ना, डेली फॉर 21 डेज रेगुलरली, ठीक। फिर उसके बाद लास्ट का जो 7 डेज होता है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग फेज से स्टार्ट करेंगे, और फिर लास्ट जो 7 डेज होते हैं उसमें उसको छोड़ दिया जाता है, ताकि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हो सके। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के लेवल को हम बढ़ा के रखे हैं, देन उसके बाद अचानक से एक हफ्ते के लिए छोड़ देंगे टेबलेट खाना, तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल अचानक से डिक्रीज होने लग जाएगा, तो एंडोमेट्रियम की वॉल टूटनी चालू हो जाएगी, जिससे कि वापस मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा, और नॉर्मल जो 28 डेज या 1 मंथ का जो साइकिल होता है वो अपना नॉर्मल चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन वही है, एग डेवलपमेंट और ओवुलेशन नहीं होगा। ठीक, यहाँ तक समझ आ रहा है बात आप लोगों को? डेली फॉर 21 डेज जो मैंने बताया। दूसरा जो रहता है वीकली डोज, वीकली, ठीक है, वीकली। अब ये जो वीकली है, अच्छा, इसका एग्जांपल आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा, आप लोग छोटे रहे होगे तो, माला डी, मालायन, सुने हो? और कई लोग बोलने में भी थोड़ा सा कतराते हैं, हम भी कतराते थे। सुने हो आप लोग कभी कोई? सुने हो बेटा? नहीं सुने हो? No, sir. नहीं सर। सर हाँ, हो सकता है आप लोग नहीं सुने हो। देखो, ये जो है ये बहुत पहले आता था। प्राची कितने देर से नहीं हो बेटा? जब हम छोटे थे तो, जब काफी छोटा था मैं, बहुत छोटा था, तो उस समय डीडी चैनल बहुत आता था, डीडी और जी यही सब रहता था, ठीक है। फर्स्ट, आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि पहला जो कमर्शियल जो चैनल थे टेलीकास्ट, वो जी चैनल है, ठीक है। तो ये डीडी और जी चैनल्स में ना गवर्नमेंट की तरफ से
परिवार नियोजन जो होता है, ठीक है, परिवार कल्याण एंड नियोजन का जो एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, तो उसके द्वारा एक ऐड चलाया जाता था, माला डी माला एन, गाना आता था बकायदा, ठीक है। तो ये डेली डोज होता था ये, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते थे, हैवी साइड इफेक्ट। कई लोगों का एकदम बॉडी का वेट बढ़ जाता था, कई लोगों को कुछ दूसरी बीमारियां हो जाती थी उस टैबलेट से, मतलब उसके साइड इफेक्ट्स होते थे। फिर हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने एक वीकली मेडिसिन स्टार्ट किया, जिसका नाम रखा सहेली। क्या नाम रखा? सहेली। अब सहेली क्यों बोलते हैं? क्योंकि फीमेल की ये सहेली है। क्यों ऐसा बोलते हैं, है ना? क्योंकि इसका साइड इफेक्ट बहुत कम है और ये सेफ है, कंपैरेटिवली काफी ज्यादा सेफ है, बहुत ही लिटिल साइड इफेक्ट्स होता है इसका। दूसरा इंपॉर्टेंट, डेली लेने का झंझट नहीं है, ये तो भैया डेली लेना है, 2-4 दिन भी भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो सहेली जो रहता है वो वीकली है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट डोज जो होता है वो, ठीक है, फर्स्ट डोज जो रहता है 2 डोज होता है, 2 डोज एक साथ, देन उसके बाद 1 डोज वीकली, ऐसा लिया जाता है, ठीक, पहला। दूसरा, ये लिटिल साइड इफेक्ट होता है इसका, लिटिल साइड इफेक्ट्स, सेफ होता है ये, है ना, एंड मोर सेफ। चौथा, ये नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है। अब इसका मतलब क्या होता है? नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, इसका मतलब होता है कि ये जो रहते थे बेटा, ये स्टेरॉयडल प्रिपरेशंस होते थे। तो स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो, उसके साइड इफेक्ट्स अच्छे खासे होते हैं, ठीक है। ये नॉन स्टेरॉयडल है, इसलिए इसका साइड इफेक्ट बहुत कम है, एकदम ना के बराबर, ठीक है, बहुत ही सेफ होता है ये, ठीक है। देन चौथा, ये इंडिया के ही साइंटिस्ट ने बनाए हैं इसको, ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया है, CDRI में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, CDRI में बना है ये। कहाँ बना है ये? इट इज फॉर्म्ड इन सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, इंडिया, ठीक है। अब मैं जो जो लिखा हूं ना, सब आता है एग्जाम में, डायरेक्ट लाइन टू लाइन। समझ आ रहा बात कि ये वीकली है ना, इसको स्टार्टिंग करते हैं कैसे, है ना, इसको कैसे लेते हैं, 1 इन अ वीक है, 3 महीने तक ले सकते हैं, इसको लिख लेना, 3 महीने तक ले सकते हैं बेटा इसको। कितने महीने तक? 3 महीने तक ले सकते हैं। क्लियर है इतना? समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? यस सर। चलो, ये तो हो गया बेटा डेली पिल्स की बात हो गई। डेली का मतलब रोज भी होता है, वीकली, हर हफ्ते, ये डेली हो गया। डेली का मतलब या तो रोज, या अल्टरनेट, डेली अल्टरनेट, या डेली वीकली, ठीक है। चलो, देन इमरजेंसी पिल्स जो होता है, आप लोगों ने टीवी में ऐड देखा होगा, अनवांटेड 72, देखा है? टीवी में ऐड आता है, इसका आता है, देखे होंगे कोई ना कोई। टीवी आप लोग ऐड नहीं देखते, टीवी नहीं देखते क्या? आप में से कितने लोग टीवी नहीं देखते? बहुत लोग नहीं देखते होंगे टीवी, नहीं देखते हैं? कोई नहीं देखा है? चलो, ये आता है अनवांटेड 72। ये क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कि अनप्रोटेक्टेड, जैसे इंटरकोर्स है, ठीक है, जिसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लिया गया, कोई बैरियर मेथड नहीं लिया गया है, कोई भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, कोई भी पिल्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है, देन उसके बाद स्पर्म की एंट्री हो गई, तो मे भी वो जो एंट्री हुई है वो मिड ऑफ द साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में एंट्री हो गई है स्पर्म की। अब क्या करें? अब अगर ये लेंगे तो वो तो और आग में घी डालने वाला काम होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये लेंगे तो ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी को और बढ़ा देगा,
समझ आ रहा है? तो भैया अब स्पर्म की एंट्री हो गई है, मे बी वो उस समय फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगर आप प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी को धीरे धीरे बढ़ा रहे हो तो बढ़िया, जब इम्प्लांटेशन कर गया उसके बाद आप तेजी से और एम्ब्रियो फॉर्मेशन को प्रमोट करोगे, ऐसा हो जाएगा। आग में घी डालने का काम है। तो क्या करें, कुछ ऐसा करें कि धीरे धीरे नहीं, अगर स्पर्म की एंट्री हुई है तो तुरंत इतना ज्यादा प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी को बढ़ा दो कि भैया जब प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी गिरे तो एंडोमेट्रियम भी टूटना चालू हो जाए। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो ये जो अनवांटेड 72 है, इसको इमरजेंसी पिल्स इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि किस कंडीशन में लेते हैं। तो ये मेनली जो रहता है इसमें प्रोजेस्टेरोन रहता है, मेनली प्रोजेस्टेरोन रहता है। तो ये क्या करता है बेटा, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन रहेगा बॉडी में, प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी को एकदम हाई कर देगा और उससे क्या होगा, एंडोमेट्रियम की वॉल तेजी से थिक होना चालू होगा। फिर एक ही टेबलेट खाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा, उस टेबलेट का असर 1-1.5 दिन बाद कम होगा, धीरे से प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी एकदम ड्रास्टिकली डिक्रीज होगी। और आपको मैंने बताया है प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी जब तेजी से गिरना चालू होता है तो फिर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इससे इसका एक साइड इफेक्ट होगा। क्या होगा, कॉमन साइड इफेक्ट क्या हो सकता है इससे? मेंस्ट्रुअल कोई भी। साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है। तो हेवी फ्लो होगा। हाँ देखो, सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया जैसे कि मिड ऑफ द साइकिल में है ना, स्पर्म की एंट्री हो गई है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तो क्या होगा कि अगर ये टेबलेट लिया गया तो क्या होगा बेटा, मिड ऑफ द साइकिल में ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो जो मेंस्ट्रुएशन 28th डे में स्टार्ट होना था वो 14th डे में स्टार्ट हो जाएगा फॉर एग्जांपल। तो मेंस्ट्रुएशन इररेगुलर हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और कभी कभी कई लोग दो ठो खा लेते हैं तो उससे हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि प्रोस्टेरोन जितना ज्यादा होगा वो जितना तेजी से गिरेगा उतना ही ज्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, ऐसा है। समझ आया आप लोगों को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का कॉन्सेप्ट? क्योंकि इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं अच्छे अच्छे, है ना। तो कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, लेकिन हॉर्मोन्स के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि उनका एक्शन कैसे होता है, तो ये आप क्वेश्चन बना पाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सहेली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस अभी आजकल ट्रेंड में बेटा, आजकल ट्रेंड में है। ट्रेंड का मतलब कि मतलब हर दूसरे साल आ जा रहा है। इस साल आया, हो सकता है अगले साल ना दे, लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर जरूर देगा। अगर पिछले साल नहीं दिया है तो मे भी इस साल जरूर देगा, ऐसा होता है ट्रेंड। समझ आ रहा, मतलब रेगुलर पैटर्न में है ये। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सहेली, है ना, आपको मालूम होना चाहिए। कहाँ डेवलप हुआ ये पूछता है, सीडीआरआई। सीडीआरआई कहाँ है, तो लखनऊ में है। ये नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन होता है ना, लिटिल साइड इफेक्ट होता है, ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होता है इसका। ठीक है, वीकली डोसेस पर लिया जाता है। चलो हटा रहा हूँ इसको, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जैसा भी करना है। हो गया? यस सर। हो गया भाई। नीलम, यस सर। सिमर, प्राची, आयुषी, अदिति, यस विवेक। यस आपका सर। अनम्यूट नहीं होता है? अच्छा, हो रहा है, वेरी गुड। चलो क्षितिज, हरकीर्तन, क्लियर है बेटा ये सब? चलो, यस सर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है छोटा, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत हैं। ठीक है, अब अगर एनसीईआरटी से देखोगे तो सट सट हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे हैं इसमें, जिसको आपको समझाना है, इसलिए ये स्लो होता है। चलिए, देन उसके बाद क्या देखेंगे बेटा, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स। इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स, अब ये क्या चीज होता है इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स? एक्चुअल में ये हार्मोनल इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इम्प्लांट्स क्या होते हैं बेटा, जो बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, प्लेस किया जाता है।
ठीक है, इम्प्लांट समझते हो ना आप लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की हड्डी टूट गया, तो हड्डी की टूट गया तो क्या करते हैं, प्लेटिंग की जाती है, तो प्लेट को इम्प्लांट किया जाता है, स्क्रू को इम्प्लांट किया जाता है, मतलब बॉडी के अंदर कुछ भी छोड़ दिया जाएगा तो वो एक इम्प्लांट कहलाता है। तो वैसे ही हार्मोनल पैच होता है जिसको स्किन के अंदर डाल दिया जाता है, वो भी पिल्स के जैसे ही होते हैं, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन या सिंगल या कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, हार्मोनल पैच को स्किन के अंदर ऐसा छोटा सा कट मार के उसको स्किन के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, देन उसको टाई कर वो कर दिया जाता है, स्विचर लगा दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि क्या धीरे धीरे बॉडी में हार्मोन रिलीज होते रहता है। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, अरे भाई क्या होगा उससे, धीरे धीरे बॉडी में ये रिलीज होते रहेगा तो उससे क्या होगा बेटा, वही सारा इफेक्ट होगा जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का होता था। समझ आ रहा है? लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो रहता है वो 1 महीने के लिए होता है, ये उससे ज्यादा लंबे समय के लिए ये इम्प्लांट्स या इंजेक्शंस को लिया जाता है, ये हार्मोनल इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? देन उसके बाद देखते हैं बेटा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, अच्छा ये किसमें करेंगे, मेल या फीमेल में? चलो बताओ। सर फीमेल में। सर फीमेल। फीमेल। हाँ, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कौन कौन लेंगे, मेल या फीमेल? फीमेल। तो दोनों हाँ भाई, मेल लेंगे तो क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, गैमेट नहीं बनेगा ऐसा? स्पर्म नहीं बनेंगे। तो क्यों भाई, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का हमारे स्पर्म से क्या लेना देना है भाई, ह्यूमन के स्पर्म से क्या लेना देना है ना? उसका मेन इफेक्ट होता है, मेन उसका इफेक्ट जो रहता है वो फीमेल्स में ज्यादा होता है। ठीक है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो रहते हैं वो फीमेल्स के लिए होते हैं। ठीक, देन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस मेल या फीमेल किसके लिए होता है? फीमेल। 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 फीमेल्स के लिए होता है। ठीक है, सर्जिकल मेथड मेल या फीमेल किसके लिए होता है? दोनों के और ये दोनों के लिए होता है। ठीक है, तो देखो बेटा सर्जिकल मेथड दो तरीके से होता है। पहला जो है वासेक्टमी, ठीक है, दूसरा जो रहता है वो ट्यूबेक्टोमी। अब एक्टोमी का वर्ड का मतलब क्या होता है, एक्टोमी, एक्टोमी, ठीक है, ध्यान रखना, सर्जिकल कटिंग और रिमूवल, है ना, बॉडी पार्ट, कोई भी बॉडी का जो पार्ट है उसका सर्जिकल कटिंग या उसका रिमूवल को एक्टोमी वर्ड डिनोट किया जाता है। तो वास एक्टोमी मतलब किसका सर्जिकल कटिंग करेंगे, वास वास्ट डिफरेंस, डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस का। तो जैसे ये टेस्टिस है, ये वास डिफरेंस है, ये दूसरा वास डिफरेंस है, तो ये एजेकुलेटरी डक्ट है ना। ये ऐसा, चलो तो क्या करते हैं बेटा इसमें कि वास डिफरेंस को ऐसा कट करेंगे और इसको ऐसा बांध देंगे, लाइगेट कर देंगे इसको ऐसा। ठीक है, हो गया? एक ही साइड को करेंगे या दोनों साइड को करेंगे? तो दोनों। भाई दोनों साइड को करेंगे, एक साइड को करेंगे तो इधर से स्पर्म आ जाएगा, है ना, तो दोनों साइड को ऐसा काट के ऐसा लाइगेट कर देंगे। तो इससे क्या हो रहा है, क्या हम गैमेट बनाना रोक रहे हैं? नो नो सर। सर। नो कर सर। रहे हैं, गैमेट के ट्रांसफर को या गैमेट की मीटिंग को ही रोक रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे तो ट्रांसफर रुक रहा है। ट्यूबेक्टमी का मतलब होता है ट्यूब, मतलब फेलोपियन ट्यूब की सर्जिकल इंसिजन देंगे, उसको टाई करेंगे वैसे ही जैसे अभी किए हैं। चलो, तो इसमें क्या करेंगे, ये क्या बेटा फेलोपियन ट्यूब है, इसको वैसे ही कट करेंगे और फिर ऐसा इसको बांध देंगे, कट करेंगे और ऐसा बांध दिए इसको ऐसा,
है ना, स्विचर लगा दिए इसमें। देन अब क्या होगा बेटा, यहाँ से एग अगर रिलीज भी हुआ तो यहाँ आ भी गया, हम एग को बनाना तो नहीं रोक सकते, ये आ भी गया, ठीक है। और अगर स्पर्म की एंट्री हो भी गई तो भी क्या होगा बेटा, इसकी मीटिंग को रोकेंगे। तो मेल में अगर सर्जिकल मेथड करते हैं तो स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को रोका जाता है, और फीमेल में अगर ट्यूबेक्टमी करेंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन तो भी गैमेट के ट्रांसफर को रोका जाता है, क्योंकि गैमेट यहाँ तक आना चाहिए, हम यहीं रोक दे रहे हैं। तो फीमेल्स में क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही है, एक तो गैमेट के ट्रांसपोर्ट को रोका जा रहा है लाइक मेल, एंड दूसरा फर्टिलाइजेशन को भी, या उनकी मीटिंग को, स्पर्म एंड एग की मीटिंग को रोका जा रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा, इतना क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है? इस मेथड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉमन क्या बोलते हैं इसको, मेल फीमेल दोनों के लिए कॉमनली क्या बोला जाता है? किसी को मालूम है तो बोलो यार। डोंट नो सर। कॉमन लैंग्वेज में नसबंदी सुने हो कभी आप लोग? सुने हो ऐसा सुना। नसबंदी? आप लोग Yes, सभी ने सुना होगा, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं सुना है, ठीक है, सभी ने सुना होगा। एक आध दो एक्सेप्शन होंगे जो लोग कहीं जाते नहीं है बाहर, है ना, लेकिन बट ऐसा नहीं है यार, आजकल सब होशियार है। तो ऐसा आप लोगों ने सुना होगा नसबंदी, फिल्मों में आता है नसबंदी करा लिए। इसका मतलब क्या होता है कि दे आर रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव, मतलब किस सेंस में, चाइल्ड प्रोड्यूस करने के मामले में वो इनएक्टिव हो गए हैं, ठीक है। तो ये मेल फीमेल दोनों में होता है ना। गवर्नमेंट जो है बेटा पैसे भी देती है इसके लिए, कोई अगर नसबंदी कराता है, सर्जिकल मेथड कराता है कॉन्ट्रासेप्टिव का, तो गवर्नमेंट के तरफ से सारा इलाज फ्री होता है, 1 रुपया नहीं देना है, प्लस वहां बेड, खाना पीना, फ्रूट्स, ठीक है, और 1500 रुपए भी दिए जाएंगे सहयोग राशि की, आपने हमारे देश में पॉपुलेशन को कम करने में मदद की है, या मदद करेंगे आगे चल, ठीक है, पॉपुलेशन को। क्योंकि कोई भी एक पर्सन अगर पैदा होता है तो गवर्नमेंट के ऊपर लोड है ना, कि नहीं है भाई? गवर्नमेंट को उनको हॉस्पिटल फैसिलिटीज, उसके लिए एजुकेशन फैसिलिटी। अब कई लोग बोलेंगे सर एजुकेशन काहे का एजुकेशन, हम तो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? बोलो, गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हो। नहीं बेटा, आप लोग जिस कॉलेज में जाओगे वो गवर्नमेंट ही होगा, ठीक है। जितने मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। तो उसमें भी तो आपको एडमिशन चाहिए, तो पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी, एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं आपके लिए, देन उसके बाद कॉलेज में एडमिशन दे रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट में तो ठीक है, प्राइवेट तो बहुत कम है, गवर्नमेंट सबसे ज्यादा है, समझ आ रहा है? तो उसमें आपको एडमिशन देना है, तो भैया क्यों मिला कि उनका बर्डन तो बढ़ गया, रिसोर्सेस आपके लिए, जॉब पैदा करना है, जगह प्रोवाइड कराना है, दुनिया भर की फैसिलिटीज देनी है, गवर्नमेंट कराएंगे, कौन कराएगा? तो ये सबसे बच जाता है। समझ आ रहा है बात, है ना? सुने हो आप लोग, नहीं सुने हो? क्या होता है, जैसे कोई किसी का 2 बेबी हो गया या तीसरा बेबी हो गया, अब वो इससे ज्यादा चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, दैट इज फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 2 बेबी से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, तो क्या करते हैं, हॉस्पिटल में पहले से बोल देते हैं कि भाई हम ट्यूबेक्टमी कराएंगे, है ना, हिंदी में नसबंदी कराएंगे। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो साथ ही साथ छोटा सा एक होल, आधा इंच का एक होल करके क्या करते हैं, ऐसा टाई कर देते हैं। फिर भी कई बार गवर्नमेंट, जैसे ये तो प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट दोनों में होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसा करने के बावजूद भी चाइल्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो जाके फिर डॉक्टर को खूब सुनाते हैं, ठीक है, समझ आ रहा बात, कि ऐसे कैसे हो गया, आप तो ये प्रोसेस किए थे। तो कभी कभी क्या है भाई, रस्सी ढीली हो गई, रस्सी ढीली हो गई, ठीक है, एग कहीं, ये दोनों जुड़ गया, वापस एग आ गया, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया चाइल्ड प्रोड्यूस, ठीक है। होता है ऐसा, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। क्लियर है ये? हटा दूं मैं इसको? एक डाउट हाँ बोलो। सर, बचा हुआ गैमेट कहाँ जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाता है वो बॉडी में, वापस डिग्रेड हो जाता है।
भाई जैसे एग तो एक ही प्रोड्यूस हो रहा है, एग तो एक ही प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन स्पर्म तो मिलियंस में हो रहा है, तो वो डिग्रेड हो जाता है पूरा अपनी जगह पर, और बॉडी में पूरा का पूरा वो रिटेन हो जाता है, पूरा ब्रेक कर दिया जाता है, उसको पूरा तोड़ दिया जाता है, चाहे एग हो चाहे स्पर्म। मेनली एग जो रहता है वो तो बेटा आपका जो मेंस्ट्रुएशन होता है ना, ब्लीडिंग, उसके साथ बाहर आ जाता है। जैसे जो भी एग यहाँ आया है ना, जो भी एग यहाँ आता है वो ब्लीडिंग के साथ में यहाँ आ जाता है, बाहर निकल जाता है। ब्लीडिंग जब स्टार्ट होता है तो बाहर आ जाता है, लेकिन स्पर्म जो रहता है वो ब्रेक होकर के वही वापस फेगोसाइटोसिस हो जाता है, और वो डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी के सेल्स के द्वारा, इम्यून सेल्स है ना, फेगोसाइटिक सेल्स के द्वारा, और फिर से रीयूज हो जाता है उसके न्यूट्रिएंट्स का। ठीक, इतना समझ आ रहा है बात? हटा दूं? यस सर। यस Yes, सर। sir. चलो, ये भी आता है एग्जाम में, सभी चीजें आते हैं वैसे, एक एक को बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, फिर मैंने एक चीज बताया था आप लोगों को, एमटीपी, मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको जनरल टर्म में क्या बोलते हैं? एबॉर्शन। एबॉर्शन, बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। इसको जनरल टर्म में एबॉर्शन बोला जाता है। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये सेफ कब होता है कंपैरेटिवली, कब तक सेफ होगा? मैंने बताया था बेटा आप लोगों को, प्रेगनेंसी के थर्ड फर्स्ट मंथ में। ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और थर्ड मंथ, और 12 वीक्स। इसका रीजन मैंने बताया था, क्यों 12 वीक्स या फर्स्ट मंथ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर या थर्ड मंथ, इसका रीजन मैंने बताया था। क्या रीजन है? तो प्लेसेंटा ज्यादा डेवलप नहीं हुआ होता। सर वो फुल्ली डेवलप बॉन्ड नहीं हो, स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसके बाद। हाँ, तीसरे महीने के बाद वो बहुत ही तेजी से क्या होता है बेटा, इंटरडिजिटेशन होता है, प्लासेंटा स्ट्रॉन्ग बनता है तीसरे महीने के बाद से, क्योंकि तीसरे महीने के बाद से ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन खुद प्लासेंटा बनाता है। पहले तो ओवरी, छोटा सा तो ओवरी होता है बेटा, इतना बड़ा, ठीक है, एकदम छोटा सा ओवरी होता है, उससे हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन तीसरे महीने के बाद से प्लासेंटा खुद ही ज्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन बनाना चालू कर देता है और अपना डेवलपमेंट को तेजी से बढ़ाता है, ठीक है। तो उससे पहले रिमूव करना ज्यादा सेफ माना जाता है, बट सेफ अभी भी नहीं है, जितना जल्दी रिमूव करेंगे उतना ज्यादा सेफ है। मतलब तीसरे महीने तक भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सेफ, तो तीसरे महीने तक क्योंकि प्लासेंटा बन चुका होता है ठीक ठाक, तो अगर थर्ड मंथ कंप्लीट होते होते अगर एमटीपी करा रहे हैं तो बिल्कुल बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जान का खतरा भी रहता है, ठीक है, बट हॉस्पिटल में होता है तो सारा चीज मैनेजेबल होता है। उसके बाद थोड़ा सा रिस्क फैक्टर और ज्यादा बढ़ते जाता है, तो जितना इनिशियल डेज में होता है उतना ज्यादा सेफ माना जाता है, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं भाई? सीधी सी बात है, रीजन फॉर एमटीपी, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं बेटा, है ना। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, रेप केसेस में ये कराया जाता है, ये एक्चुअल में लीगलाइज्ड है ना, कोर्ट के थ्रू होता है कि भाई रेप केसेस में ऐसा किया जाए, ठीक। दूसरा, चाइल्ड हैविंग एनी जेनेटिक डिसीज, एनी जेनेटिक डिसऑर्डर, ये अनप्रोटेक्टेड और अनप्लान्ड बोल सकते हैं, अनप्लान्ड चाइल्ड, ठीक है।
और genetic disorder, child having genetic disorder, if threat for mother or fetus, अगर बच्चा के ग्रोथ से, प्रेगनेंसी फर्दर होने से, मतलब प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने से या बच्चा पैदा होने से माँ और बच्चे दोनों को खतरा है, या बच्चे को खतरा है, या फिर मदर को खतरा है, तो इस केस में भी एमटीपी लीगलाइज्ड है ना, इसको किया जाता है। ठीक है, देन ये लीगलाइज्ड कब हुआ बेटा? एमटीपी लीगलाइज्ड कब हुआ? ये आता है एग्जाम में, एमटीपी लीगलाइज्ड फ्रॉम 1971. 1971। ठीक है, बट इसका मिसयूज बहुत होता है आज भी, है ना। आप विश्वास नहीं करोगे बेटा कि एक साल में कितना एमटीपी होता है पूरे दुनिया भर में। एक साल में कितना एमटीपी होता है पूरे दुनिया भर में, अंदाजा लगाओ आप लोग कोई। अंदाजा लगाओ 5-6 कितना हजार। पूरी दुनिया में? 5-6 हजार नहीं बेटा, साल भर में 45 to 50 मिलियंस एमटीपी पर ईयर। ये तो वो डेटा है जो मालूम है, और इंडिया जैसे देश में तो बहुत सारी जगह पे तो ये इलीगली तरीके से होता है। ये सब तो मैंने लीगल तरीका बताया है कि भाई ये ऐसा है, ठीक है। तो बहुत सारे जगह पे तो इलीगल तरीके से होता है एमटीपी, किसी को मालूम नहीं रहता है। ये तो यो बता रहा हूँ जो डेटा है, जो ठीक है ऑथराइज्ड डेटा है, मतलब जितना भी प्रेगनेंसी होता है साल भर में उसका 1/5 एमटीपी हो जाता है, एमटीपी करा दिया जाता है। समझ आ रहा है? दैट इज टोटल ऑफ, that is 1/5 of total conceive और pregnancy। समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, भ्रूण हत्या सुने ना आप लोग? यस सर। सुने भ्रूण Yes. हत्या? व्हाट इज भ्रूण? हिंदी में बोलते हैं ना भ्रूण हत्या, आप लोग सुने होंगे। और एक और दुख वाली बात, इसमें भी सबसे ज्यादा जो दुख वाली बात है वो मोर देन 90% फीमेल फिटिसाइटिस होता है। एमटीपी में मोर देन 90% जो एमटीपी होता है वो फीमेल फिटस का होता है, फीमेल चाइल्ड जो होते हैं उनका होता है, खास तौर पे हमारे इंडिया जैसे देश, है ना। यहाँ पर ऐसा फीमेल फिटिसाइड किया जाता है, किनके द्वारा? खुद फीमेल के द्वारा। कौन फीमेल? मदर या जो सास लोग होते हैं, है ना, उनके फोर्स के द्वारा। समझ आ रहा है बात? ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे सास लोग एक जैसे हैं, बट हमारा देश बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, और यहाँ पर सांसें भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जितने ज्यादा टाइप के सांसें होंगे उतने ज्यादा टाइप के इस टाइप के केसेस होंगे, है ना। और बहुत ही दुख वाली बात है कि ये ऐसा होता है हमारे देश में, जबकि फीमेल्स जो है ऑब्वियसली सीबीएसई के 12th बोर्ड में जो टॉप रैंकर्स होते हैं मेनली वो फीमेल्स होते हैं। गलत बोल रहा हूँ? बॉयज लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, ऐसा है कि नहीं बेटा? बताओ, बॉयज लोग आप लोग मालूम है कि नहीं? आप लोगों को डेटा सही बात है सर। मालूम है कि नहीं? डेटा आप लोगों को सीबीएसई 12th बोर्ड में, ठीक है, मेनली जो टॉप रैंकर्स होते हैं दे आर फीमेल्स। देन व्हाई वी चूज ऑलवेज मेल्स? मतलब मुझे नहीं समझ आता, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े बड़े संस्थान जैसे कि कॉलेजेस होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज ले लो या आईआईटी ले लो, वहाँ जो टॉप रैंकर्स होते हैं वहाँ भी फीमेल्स होते हैं। आप लोग देखना कभी, फीमेल्स होते हैं टॉप रैंकर्स, ठीक है। देन फिर भी हम वही सोचते हैं, हमारे देश में सबसे ज्यादा जो पूजा होती है, ठीक है, जो हिंदू गॉड्स की, उनमें सबसे ज्यादा देवी की होती है, देवताओं से ज्यादा देवी की पूजा होती है।
हिंदूज में, ठीक है, हिंदू की बात कर रहे हैं, फिर भी हम ऐसा करते हैं, ऐसा सोचते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि फीमेल्स जो है दे आर वेरी गुड फॉर मैनेजमेंट, दे आर वेरी गुड फॉर मैनेजमेंट्स। कोई भी कंपनी को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो 10 काम कर सकते हैं। देन फिर भी हम मेल्स को चुनते हैं, क्यों ऐसा, तो बता सकते हैं? कोई सोचे हैं ऐसा? कोई सोचे हैं ऐसा? इवन चाइल्ड बर्थ के समय जो पेन एक फीमेल बियर करती है, उतना पेन अगर मेल बियर करे तो मे भी वो कोमा में चले जाए। मतलब मेंटली भी दे आर वेरी स्ट्रांग। देन फिर भी हम क्यों ऐसा? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेल्स बहुत वीक होते हैं, सबका अपना अपना मैं अभी सिर्फ फीमेल्स की जो ताकत है, उनकी जो खूबियां है, मैं उनको बता रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेल्स सब ऐसे ही होते हैं, मैं भी एक मेल हूँ। ऐसा नहीं कि अरे फालतू हैं, कोई काम करनी है। यहाँ पर भी 2 बॉयज हैं स्टूडेंट, मैं उनको दुख नहीं पहुंचाना चाह रहा हूँ। मैं एक साइड की बात कर रहा हूँ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। मैं मतलब एक पक्ष लेकर के मैं उनकी खूबियां बता रहा हूँ। मैं ऐसा कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि कौन सुपीरियर है, मेल या फीमेल, मैं ऐसा कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारी मेंटालिटी है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ मेंटालिटी है। हमारा जो समाज होता है वो मतलब मेलनेस के लिए होता है मेनली, ठीक है, पुरुष प्रधान। क्यों? क्योंकि हम शारीरिक रूप से ताकतवर होते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है, इसीलिए होता है। और एक्चुअल में हम अभी पैदा नहीं हुए हैं, ये ह्यूमन प्रजाति अभी की नहीं है, ह्यूमन प्रजाति हजारों साल की है। जब आप इवोल्यूशन में आपको पढ़ाऊंगा तब आपको ये समझ आएगा कि ह्यूमंस हजारों साल से हैं और ये कैसे ह्यूमंस बने और कैसे हम यहाँ पर हैं। एक्चुअल में हमारी डोमिनेंस, जो मेल डोमिनेंसी बोलते हैं, जो एक परिवार को चलाता है, तो पुराने जमाने से मतलब आदि मानव के जमाने से एक्चुअल में मेल जो रहता था वो एक घर का रखवाला होता था, क्योंकि वो क्या है यार, आ रहा है आवाज मेरी? Yes, sir. हाँ। यस सर। तो जब इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में मेल और फीमेल जो 2 लोग रहते थे, जब पहले तो बेटा जानवर जैसे हम लोग इधर उधर घूमते थे, लेकिन जब हम लोग सोशल होना चालू हुए, जब फैमिली के रूप में रहना चालू हुए, तो मेल्स थोड़े से स्ट्रांग हुआ करते थे। तो वो बाकी जंगली जानवर या दूसरे आदि मानव या दूसरे जानवर या किसी थ्रेट से, ठीक है, बचाते थे, प्लस खाना खोजने जाते थे, मेल फीमेल दोनों। तो थोड़ा सा स्ट्रांग होने के कारण डोमिनेंसी की एक आदत हो गई थी, जो अभी भी चल रहा है, लेकिन अब गलत है। अब तो हम हर चीज इक्वल कर सकते हैं, ऐसा है। तो एक्चुअल में हम लोगों को, सभी लोगों को, इस दुनिया के सभी लोगों को, बच्चों को बचपन से सिखानी चाहिए ये चीजें। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि इस देश में हर एक बच्चे को बचपन से यही सारी चीजें सिखानी चाहिए कि व्हाट इज बॉयज, व्हाट इज गर्ल्स, ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, व्हाट दे आर एंड व्हाई दे आर, ठीक है। ये चीजें अगर हम सही तरीके से सिखाएं हर एक स्कूल में, मैं बोल रहा हूँ हर एक स्कूल में, ये एक बिल्कुल एक संस्कार के जैसे होने चाहिए। देन उसके बाद जो बदलाव होगा, क्योंकि हम अगर बदलते हैं, ठीक है, अभी की सोसाइटी ऐसी है, इट्स ओके। आज से 30 साल बाद आप उस स्टेज में पहुंचोगे जिस समय आज की सोसाइटी है। समझ पा रहे हो? अभी जो सोसाइटी में जो लोग हैं, उस स्टेज में आप आज से 30-35 साल बाद पहुंचोगे या 40 साल बाद पहुंचोगे। देन उस समय आप ब्रॉड माइंडेड हो गए, आपका दिमाग खुला हुआ होगा, आप अलग तरीके से सोचते हो। देन आज से 30-40 साल बाद हमारी सोसाइटी, हमारा देश कुछ अलग तरीके से होगा। तो हम इतने साल से ये सारी चीजें कर रहे हैं, बट अभी भी हम ये नहीं सोच रहे हैं कि यार हम आज बदलेंगे तभी तो आगे चल के बदलेगा। हम क्या पढ़ते हैं? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? समझ आ रहा है बात? साइंस में ये है, लॉस ऑफ मोशन, एप्पल गिरा, न्यूटन, थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, खत्म। उसके बाद आप उनको सही तरीके से कुछ सिखा नहीं रहे हो, बस 12th बोर्ड
10th बोर्ड में आपने बढ़िया 90% दे दिया, इस साल आप 95% ला दिए, बट जो सोशल नॉलेज होता है वो आपका अभी भी 0 है, मतलब आप चीजों को नहीं सोच सकते। देन उसके बाद आप वही बनोगे जो पहले के लोग थे, आगे चल के वही सारी चीजें। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, दुनियादारी हो रहा है? एक्चुअल में सब चीज शुरू से होना चाहिए, स्टार्टिंग से। एजुकेशन एक ऐसा हथियार होता है जिससे हम हर चीज को चेंज कर सकते हैं, खुद को भी और दुनिया को भी। समझ आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं छोटी सी चीज बताया हूँ आप लोगों को, घर में आराम से बैठ के सोचना। चलिए, क्लियर हो रहा है ये, यस सर। यस सर। है ना? क्या क्या होता Yes, है, sir. क्या क्या नहीं होता है, कब से क्या हुआ है, लीगलाइज्ड हुआ है ना? मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मेरे को दुख होता है ये पढ़ाते हुए कि, और ये डेटा बहुत पुराना है, आपको बता दूं, ठीक है? ये जो डेटा है ये बहुत पुराना है, एनसीईआरटी का डेटा है, काफी पुराना है बेटा। अभी का रिसेंट डेटा देखोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका, नेट में सर्च मार के देखना। ये लीगलाइज्ड मतलब ये जो डेटा है वो, बट जो हिडन डेटा है उसका क्या? और हमेशा हिडन डेटा ज्यादा होता है, ठीक है? ये तो बहुत पुराना डेटा बता रहा हूँ, ठीक है? चलो, तो अब नेक्स्ट जो रहेगा एक छोटा सा मतलब 2 टॉपिक हैं बड़े बड़े, वो आधे घंटे का टॉपिक है। अभी मैं स्टार्ट करूंगा तो मेरे को आधा घंटा लगेगा, तो नेक्स्ट क्लास में मेरी इसी हफ्ते एक और क्लास होगी, तो मैं ये चैप्टर को खत्म कर लूंगा। उसके बाद अच्छा, आप लोगों का सुनील सर क्या पढ़ा रहे हैं?